भी है, इस तरफ जीडीपी जा रही है और इस तरफ ईयर्स की हम बात कर रहे हैं। जी हमने देखा कि जो हमारा वर्ष 2015-16 था, फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है? 8%। 8%। उसके बाद कोविड से पहले, कोविड आने से पहले ही हमने देखा कि हमारी इकोनॉमी में स्लो डाउन था। आपने बहुत सारी न्यूज़ सुनी होंगी कि इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, इकोनॉमी रिवाइव नहीं कर रही है। तो वो स्लो डाउन क्या था, वो हमें देखो यहाँ शो हो रहा है कि हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है, जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो 8% से घट के कितने परसेंट पे आ गई? 4%। कब? 2019-20 तक, यानी 15-16 से 16-17, 17-18, 19-20, यानी इन 3-4 फाइनेंशियल ईयर में हमने क्या देखा कि लगातार इकोनॉमिक स्लो डाउन होता रहा, यानी ग्रोथ रेट गिरती रही। जी 2019-20 में जब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ यानी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 4% है, उस टाइम पे जो हमारी इकोनॉमी यानी जीडीपी का जो वैल्यू है, जीडीपी होती है ना, तो जीडीपी की जो वैल्यू है वो कितनी थी? 147 लाख करोड़। कब? 2019-20 में। जी इसके बाद देश में आ जाता है कोरोना। जब कोरोना एंट्री करता है तो देश में लगता है लॉकडाउन, और जब लॉकडाउन लगता है तो देश में होती है जो आपकी आर्थिक गतिविधियां हैं वो होती हैं बाधित, वो हो जाती है शटडाउन। इसकी वजह से क्या होता है, उनके शटडाउन होने की वजह से लोगों की आय खत्म हो जाती है, लोग माइग्रेट करके वापस घर को लौटते हैं, तो लोग कंज्यूम नहीं करते, लोगों का जो कंजम्पशन है, जो खर्च है वो कम हो जाता है, सीमित हो जाता है। दूसरा, जो प्राइवेट इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी तो ठप पड़ी। तो उससे हमें क्या देखने को मिलता है कि एक शार्प डिक्लाइन, एक तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था धड़ाम से नीचे गिरती है। और 2020-21 के वित्तीय वर्ष में हम क्या देखते हैं कि हमारी ग्रोथ रेट क्या है जीडीपी की? -7.2। 2020-21 में जब हमारी ग्रोथ रेट -7.2% है, उस टाइम पे हमारी जीडीपी की वैल्यू कितनी है? 135 लाख करोड़। डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है। इसके बाद अब लॉकडाउन लग गया, सरकार को पता है कि देखो आपको अपनी अर्थव्यवस्था को बचाना है। ऐसे में जब कंपनियां यानी मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो बंद पड़े, आपने शटडाउन किया है, लोगों के पास आय नहीं है, इकोनॉमी उठेगी कैसे, चलेगी कैसे? तो ऐसे में सरकार ने क्या किया? सरकार ने किया खर्च। सरकार कैसा खर्च करती है? सरकार करती है फिस्कल। सरकार खर्च किया, सरकार ने लोगों को रियायत दी, लोगों को पैसा दिया, चाहे वो फिर वो प्रधानमंत्री अन्न आयदाता संरक्षण के रूप में हो, चाहे वो लोगों को एक मुश्त किस्त देना हो, फूड ग्रेन्स देना हो, आत्मनिर्भर पैकेज हो। इकोनॉमी फिर से बढ़नी शुरू हुई और 2021-22 में हमारी इकोनॉमी क्या रही? ग्रोथ रेट 9.2% हमारी ग्रोथ रेट रही। कहां से? -7.2%। ठीक है। और आगे का आईएमएफ के, वर्ल्ड बैंक के, आरबीआई के एस्टिमेट है कि 8 से 8.5% इस बार यानी 2022-23 में 8 से 8.5% हमारी ग्रोथ रेट रहने वाली, ये एस्टिमेट है। ठीक है। तो क्या देख रहे हैं कि 2019-20 से 2021-22 तक हमें कैसी शेप मिल रही है? यहाँ पे वी शेप, वी शेप में। ठीक है। वी शेप इकोनॉमी में हमने देखी। ठीक है। मैं क्या कह सकता हूं कि जो वी शेप हमें मिली, यानी जो रिकवरी मुझे देखने को मिली मेरी अर्थव्यवस्था में, वो किसकी वजह से देखने को मिली? सरकार के खर्च की वजह से। सरकार ने यहाँ पे क्या किया? इस टाइम पे जब खर्च नहीं हो रहा था तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने खर्च किया। अच्छा ठीक, इकोनॉमी को चलाने के ड्राइवर्स कौन? कौन चलाता है इकोनॉमी? जो इसमें कौन सा है? निजी निवेश, यानी प्राइवेट जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, प्राइवेट का जो अंतिम जो खर्च है, कंज्यूम करने का जो खर्च है, ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो टोटल इकोनॉमी में 55% योगदान देता है कि आपकी ग्रोथ रेट क्या रहेगी, आपकी जीडीपी की कितनी वैल्यू होगी, उसमें 55% योगदान किसका होता है? निजी निवेश का। ठीक है।
दूसरा है घरेलू निवेश या घरेलू खर्च कहिए आप उसको। जो घरेलू खर्च है, आम कंजम्पशन है, लोगों का जो खर्च है वो कितना होता है 30%। ये दोनों को अगर मैं कंसिडर कर लूं तो ये दोनों के दोनों कितने हो जाते हैं जीडीपी में 85%, यानी बहुत बड़ा अमाउंट है। और हमने क्या देखा कि कोविड के टाइम पे ये दोनों के दोनों ही धराशायी हो गए, ना तो इनकी निवेशक निवेश कर रहा है और ना तो उपभोक्ता खर्च कर रहा है। तो जीडीपी को बढ़ाएगा कौन, अर्थव्यवस्था को चलाएगा कौन? तो फिर ऐसे में किसका रोल आया? गवर्नमेंट का। जो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, तो सरकार ने अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाया, एक्सपेंडिचर को बढ़ाया। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सरकार का जो सरकारी खर्च है, सरकार का जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज किया गया, इसी वजह से हमारी इकोनॉमी क्या हुई? रिवाइव करी और 9.2% ग्रोथ रेट हमें देखने को मिली। बेसिकली कि 2019-20 में कितना था मेरे जीडीपी का वैल्यू? 147 लाख करोड़ जी, ठीक। और 2020-21 में कितना है? 21-22 में 146 लाख करोड़। तो क्या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने 2 साल लगाए अपनी ग्रोथ रेट को उसी यानी उतनी ही इकोनॉमी को पाने के लिए? क्या ये बराबर नहीं है दोनों अमाउंट? क्या ये दोनों अमाउंट बराबर नहीं है लगभग? तो मैं कह सकता हूँ हमने 2 साल खराब कर, 2 वित्तीय वर्ष, 1 वित्तीय वर्ष 2 वित्तीय वर्ष, 2 वित्तीय वर्ष खराब कर दिए, यानी 2 वित्तीय वर्ष तक हमने अपनी ग्रोथ रेट है ही नहीं कुछ। यहाँ भी इतना ही अमाउंट है आपकी जीडीपी का और यहाँ भी हम कह रहे हैं $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो हमने ये तो हमने सिर्फ क्या किया, हमने तो यू टर्न मारा, हम फिर वहीं पहुंच गए। कोविड है तो ऐसा हुआ। ये ध्यान रखना है आपको कि हमने कुछ ऐसा नहीं कि ये 4% था, ये 9.2% तो हमने बहुत बड़ा अचीव कर लिया हुआ। यही समझाने की बात है कि अचीव कुछ नहीं किया आपने, 2 साल तक कोई ग्रोथ नहीं करी है। मायना ये है सिर्फ इसलिए नहीं कि स्कूल बंद हुए, सिर्फ इसलिए नहीं कि फैक्ट्रियां बंद हुई, ये भी देखो कि आपकी जीडीपी को कितना बड़ा नुकसान है, कि आपकी जीडीपी का साइज जो अब से 2 साल पहले था आज भी उतना ही। ये मैंने देख लिया कि सरकार ने खर्च किया तो हम वहां पहुंचे, एक तरीका इसको। दूसरा तरीका देखो, जो हम ये देख रहे हैं ना 9.2% ग्रोथ रेट, ये कैसे आ रहा है? देखो, अगर मुझे जो मेरा करंट में जीडीपी ग्रोथ रेट, ठीक, अगर मुझे करंट की जीडीपी की ग्रोथ रेट निकालनी हो कि यहाँ कितनी है, तो क्या करते हैं? ये लिख लिया। अगर आपको इस साल की ग्रोथ रेट निकालनी है तो क्या करना है कि जो रियल जीडीपी मतलब जिसमें इन्फ्लेशन नहीं, रियल जीडीपी इस साल की, करंट ईयर की रियल जीडीपी माइनस रियल जीडीपी प्रीवियस ईयर की, पिछले साल की, पिछले वित्तीय वर्ष की, अपॉन रियल जीडीपी पिछले साल की यानी प्रीवियस ईयर की। ठीक है, ऐसे निकालते हैं हम जब जीडीपी का ग्रोथ रेट निकालते हैं कि कितने % ग्रोथ कर रही है, क्या नहीं कर रही। ये फॉर्मूला है उसका जी, ठीक है। इसी फॉर्मूले को तुम यहाँ अप्लाई करो, यानी चलो अभी अप्लाई करने से पहले एक चीज देखो कि जीडीपी की ग्रोथ रेट कितनी ज्यादा होगी और कितनी कम होगी, ये किसके ऊपर निर्भर करेगा? क्या ये इस बात के ऊपर निर्भर नहीं करेगा कि इसका जो ये बेस है, डिनोमिनेटर कहते हैं ना इसको, ये जो है इसका हर जो है ये कितना कम है जी। कितना आ जाएगा? 2। कितना आएगा? 1। तो जितना डिनोमिनेटर कम होगा उतनी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। और जितना ये ज्यादा होगा उतनी वैल्यू क्या आएगी? कम। तो अगर ये कम है, अगर ये कम है, जो इसका आधार है, अगर ये कम है तो ग्रोथ रेट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब इसी फॉर्मूले को आप यहाँ देखो, इसी फॉर्मूले को आप यहाँ अप्लाई करो। रियल जीडीपी करंट कितना है? 146 लाख करोड़ करंट, ठीक है। तो आपने यहाँ लिख दिया माइनस प्रीवियस ईयर कितनी है? 135 लाख करोड़। ये कम अमाउंट है, ठीक। नीचे कौन सी लानी है? ये 135। तो कितनी वैल्यू आएगी? जितनी वैल्यू भी आएगी 9.2% आएगी।
मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जीडीपी की ग्रोथ रेट 9.2% आपको इसलिए दिखाई दी क्योंकि आपका डिनोमिनेटर कम है, 135 लाख जी करोड़ है। जी इसमें आप ये मत कहिए कि सरकार, सिर्फ सरकार के खर्च करने की वजह से आपकी ग्रोथ रेट इतनी ज्यादा हो गई, नहीं, क्योंकि आप जहां से कैलकुलेट कर रहे हैं वो बहुत छोटा अमाउंट है, जी डिनोमिनेटर कम है आपका, इसलिए आपकी ग्रोथ रेट बड़ी दिखाई दे रही है। सरकार के उतने खर्च नहीं है, जी ठीक है, ये बारीकी आपको समझनी है। ये हो सकता है आपसे मेंस में इस तरीके के कुछ सवाल पूछ लिए जाए। जी आर वी क्लियर? जी पिछली बारी की आप आर्थिक समीक्षा उठा के देखेंगे, आर्थिक समीक्षा का पहला टॉपिक था वी शेप। इकोनॉमी जो होती है वो अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि वी शेप इकोनॉमी बेसिकली आप जो दिखाते हैं ना ग्रोथ रेट, वो बेसिकली बेस से उठ के आता है, इसलिए आपको ज्यादा दिखाई देता है, जो कि हमने इधर अभी हाँ समझा। जी उन्होंने कहा कि बेसिकली टेम्परेरी होता है, कुछ टाइम के लिए होता है। जी जैसे अब सरकार के खर्च करने की एक सीमा है ना, राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा अगर उसका ज्यादा खर्च करेगी तो अगर खर्च करना बंद कर देगी तो तब क्या करोगे, तब तो फिर ये ऐसे हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। जी तो शेप इकोनॉमी बेसिकली टेम्परेरी इंप्रूवमेंट है, टेम्परेरी आपको दिखता है कि हमारी इकोनॉमी बूम कर रही है, एक्चुअली है नहीं। तो कहते हैं कि डब्ल्यू, आपसे पूछा जा सकता है कि डब्ल्यू शेप इकोनॉमी क्या है। डब्ल्यू शेप माने जी यानी इकोनॉमी एक बार डिक्लाइन करे, फिर अप करे, फिर डाउन करे और फिर अल्टीमेटली अप कर जाए, इसको कहते हैं डब्ल्यू शेप। क्या जरूरत है? जरूरत है, वो कहते हैं कि आपको रिवाइव करने की जरूरत है। किसको? इसको, इसको और इसको, क्योंकि ये 85% है आपकी टोटल जीडीपी। यानी निजी निवेश को बढ़ाने की जरूरत है और जो घरेलू खर्च है उसको बढ़ाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि लोगों का जो इनफॉर्मल सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर हमने पढ़ा था ना, इनफॉर्मल सेक्टर में लोगों की जॉब चली गई। साथ ही ओमिक्रॉन का डर है, बजट बनाते हुए देखो कितना कितना सोचना पड़ता है। जी तीसरा, लोगों के दिमाग में पुअर सेंटिमेंट है, वो कह रहे हैं कि भाई पता कुछ नहीं आगे क्या हो जाए। आपको डब्ल्यू शेप इकोनॉमी रहेगी आपकी। क्यों? क्योंकि अभी डिक्लाइन था, आपने यहाँ तक ले आए, अभी आप यहाँ तक ले आए, अब फिर आपकी इकोनॉमी डिक्लाइन करेगी क्योंकि सरकार की खर्च करने की सीमा है, फिर करेगी और फिर लोगों में विश्वास बनेगा, ये सब जॉब आएगी, लोगों में इमरजेंस होगा, मतलब ये ओमिक्रॉन का जैसे खत्म हो गया ना, कि ओमिक्रॉन नहीं है, खत्म हो गया, ये भय खत्म हो जाएगा, जो पुअर सेंटीमेंट है, लोगों में विश्वास जगेगा कि नहीं इकोनॉमी बढ़ रही है, देन आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी, तो डब्ल्यू हो जाएगी की रहेगी। कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि आपकी इकोनॉमी ना वी है ना डब्ल्यू, आपकी इकोनॉमी की के शेप में। के शेप इकोनॉमी क्या होती है, ये आप देख ही रहे हैं, ये दो एरो शो होते हैं। इसका मतलब है कि आपकी पूरी इकोनॉमी डिक्लाइन नहीं करती, सारे के सारे सेक्टर ही डिक्लाइन नहीं करते हैं, कुछ सेक्टर आपके डिक्लाइन करते हैं तो कुछ सेक्टर आपके बूम करते हैं। जैसे अगर आप देखो कि जो आईटी सेक्टर है हमारा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो बीपीओ सेक्टर है, जो हमारे सर्विसेज जो है हमारी फॉर्मल सेक्टर की सर्विसेज, उनमें क्या हो रहा है, उनमें बूम आ रहा है। देखा ना, आईटी के लोगों की जॉब चलती रही, उन्होंने कहा कि पूरी इकोनॉमी में डिक्लाइन नहीं है, कुछ सेक्टर्स में डिक्लाइन। किसमें है? होटल, यानी जो बेसिकली जो फिजिकली कांटेक्ट वाले हैं, होटल में नहीं अब कोई गया ही नहीं क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस लग गए। ट्रेवल, टूरिज्म, इनफॉर्मल सेक्टर, इन सब में क्या हो गया, इन सब में डिक्लाइन। तो आपको क्या करने की जरूरत है कि आप जो बजट लेके आओ, आप जो पॉलिसी लेके आओ, वो इन सेक्टर को एम्फेसाइज करने के लिए लेके आओ, ना कि इन सेक्टर को तो बूम कर ही रहे। ये इस तरीके की तो आपकी इकोनॉमी के शेप इकोनॉमी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि के शेप इकोनॉमी कैसी होती है, प्रीलिम्स में पूछा जाएगा के शेप इकोनॉमी कैसी होती है, तो आप बताएंगे कि के शेप इकोनॉमी वो होती है जिसमें अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र एक साथ डिक्लाइन नहीं करते हैं, कुछ क्षेत्र क्या करते हैं, बूम करते हैं, और कुछ खास क्षेत्र क्या करते हैं, डिक्लाइन करते हैं। तो कहा कि आपने कोविड के टाइम पे क्या किया, पैसा इन्फ्यूज किया मार्केट में, पैसा डाला, तो उस जो पैसा आपने डाला, जो आपने पैकेज दिया, आत्मनिर्भर पैकेज है या जो भी है जिस तरीके की, उससे गरीब आदमी को कोई खास फायदा नहीं हुआ उससे, ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि जब एक क्लास की इनकम बढ़ रही है और दूसरी क्लास की इनकम घट नहीं रही है पर बढ़ भी नहीं रही है, तो वो सिमिलर है लगभग, तो इससे क्या होता है, इससे जनरेट होती है इनइक्वालिटी, असमानता। वह रिचर और रिचर होता चला गया और जो गरीब है उसकी आय नहीं रही, वो गरीब होता चला गया। तो इससे क्या हुआ, इनइक्वालिटी, असमानता आपके समाज में स्थापित होगी। तो
आपको क्या करना है, असमानता को दूर करना है, इसीलिए आपको क्या करना है, इंक्लूसिव ग्रोथ करनी है, इंक्लूसिव विकास करना है, समावेशी विकास पे आपको ध्यान देना है। अमृतकाल का ब्लूप्रिंट देखते हैं। अमृतकाल मतलब हम लोग अभी 75वीं सालगिरह मना रहे हैं 2022 में। 75 से 75 से 100 तक पहुंचने में जो 25 साल है उसको हमने क्या नाम दिया, अमृतकाल। अमृतकाल। अमृतकाल है, ठीक है जी। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम सरकार क्या करेगी, इस सरकार का उद्देश्य है कि इस अमृतकाल में हम क्या करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर करें। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है, राजकोषीय घाटा किसके बराबर होता है, मार्केट बोरोइंग, एग्जैक्ट मार्केट बोरोइंग के बराबर होता है। उन्होंने कहा कि मार्केट बोरोइंग यानी फिस्कल डेफिसिट के बढ़ने की कोई दिक्कत नहीं है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट बोरोइंग को आने दो, बट उस मार्केट बोरोइंग को आप विकासात्मक कार्यों पर यानी पूंजी निर्माण में खर्च करें, क्योंकि पूंजी निर्माण आपको रिटर्न देता है, ठीक जी। तो अमृत काल में सरकार का मोटिव है, सरकार का उद्देश्य है, सरकार ने अपना लक्ष्य सेट किया है कि हम लोग इस अमृत काल में क्या करेंगे, पूंजी निर्माण करेंगे, ठीक। तो अब अगर मैं उसका विशेष इकोनॉमिक साइकिल देखूं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हम क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे, जी ठीक है। पहला टारगेट है कि हायर जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी पूंजी निवेश करेंगे हम इस पूरे के पूरे अमृत काल में, 25 साल जो है इसमें पूंजी निवेश करेंगे। पूंजी निवेश करने से क्या होगा कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा। हम क्या करेंगे, हम पुल बनाएंगे, हम सड़क बनाएंगे, और सड़क और पुल बनाने का हमारे यहाँ क्या प्रावधान है, पीपीपी मोड में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हम फिर लाएंगे कि एफडीआई लेके आए। एफडीआई क्या है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो क्या भी है, ये भी निजी निवेश है ना, निजी निवेश बढ़ेगा। दूसरा, जॉब जनरेट होंगी, ये अमृत काल की बातें हैं कि अमृत काल में हम क्या उद्देश्य लेकर चल रहे हैं। दूसरा, अगर जॉब्स बढ़ेंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, पूंजी निर्माण होगा, स्कूल बनेंगे, फैक्ट्रियां बनेंगी, हॉस्पिटल्स बनेंगे, रोड बनेंगी, रेलवे बनेंगी, सैनिटेशन, प्योर वाटर, शुद्ध पानी लोगों को मिलेगा, तो क्या इससे इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं होगी, क्या ये समाज से विकास को नहीं दर्शाता है, दर्शाता है कि नहीं दर्शाता। सबके लिए रोड है, सबके लिए स्कूल है, सबके लिए लाइब्रेरी है, सबके लिए इंटरनेट है, सब चीजें, तो ये किसको प्रमोट करेगा, इंक्लूसिव ग्रोथ को। हमने क्या देखा था इस बारी की हमारी केयर शेप इकोनॉमी में सबसे बड़ी समस्या क्या थी, इनइक्वालिटी, असमानता बढ़ी ना, उस असमानता को कौन दूर करेगा, इंक्लूसिव ग्रोथ। तीसरा क्या होगा कि हायर जीडीपी ग्रोथ रेट होगी और एक्सपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि अगर हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया, अगर हमने पूंजी निर्माण किया, हमने एक मशीन बनाई, अब हम उस मशीन से काम कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो हमने जितना अपना खर्च करना है उतना उसको कंज्यूम कर लिया, बाकी को हमने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा हमारा। दूसरा क्या होगा कि लोगों की आय बढ़ेगी, अगर जीडीपी बढ़ रही है तो लोगों की आय भी बढ़ेगी, जी ठीक है। क्या होगा, हायर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, लोग अगर आय करेंगे तो खर्च भी करेंगे, और अगर खर्च करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर दूसरों को फायदा मिलेगा। मतलब अगर आप खर्च कर रहे हैं तो सरकार को टैक्स भी जा रहा है, जो इन्वेस्टर है उसको अच्छा मोटिवेशन आ रहा है कि वो नया नया इन्वेस्ट करे नई नई चीजों में। तो हम क्या देख रहे हैं, पूरी की पूरी साइकिल बन रही। ये क्या है, ये उद्देश्य है किसके, सरकार के, किसके लिए, अमृत काल के। ये पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। अगर आपको पूछा जाए कि सरकार ने जो अमृत काल, ये मेंस का है, कि सरकार का जो अमृत काल का ये टारगेट है और उसको समझाइए आप, सरकार के क्या उद्देश्य हैं और अमृत काल किस तरीके से भारतीय इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जी ठीक है जी। सरकार क्या कर रही है कि इस पूरे के पूरे 25 साल के पीरियड में, आने वाले 25 साल के पीरियड में क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है किसमें, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है, 5.5 लाख करोड़ अभी तक
अभी तक जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती थी, यानी कि जो उसका वैल्यू रखी जाती थी, वो 5.5 लाख करोड़ होती थी। सरकार ने जी। इसको बढ़ा के कितना किया है? 7.5 लाख करोड़। तो 5.5 से बढ़ा के इसको 7.5 किया गया है। ये अगर मैं इसको परसेंटेज के हिसाब से देखूं, 7.5 लाख करोड़ को जीडीपी के परसेंटेज के हिसाब से देखूं, तो जीडीपी का लगभग 3%, टोटल जीडीपी का 3% सरकार किस पे खर्च करने वाली है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जी। ठीक है। जी। अगर मैं इसको इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर देखूं, यही है वो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। उन्होंने कहा कि जो सरकार, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को जो अनुदान देती है कि ये लोग अपने यहाँ ब्रिज बनवाओ, ये लोग अपने यहाँ सड़कें बनवाओ, ये लोग हॉस्पिटल्स का निर्माण, तो अगर उसको भी इंक्लूड कर लिया जाए, क्योंकि वो भी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये तो सिर्फ केंद्र सरकार का है। अगर जो सरकार ने राज्य सरकारों को ग्रांट दी है, अगर उसको भी इंक्लूड कर लिया जाए, तो ये 7.5 लाख करोड़ की बजाय कितना हो जाता है? 10.6 लाख करोड़। ठीक है, ये अमाउंट याद करने की जरूरत नहीं, पर इतना करना है कि जीडीपी का 3% है और 7.5 लाख सेंटर की तरफ से। तो अगर मैं उसको भी इंक्लूड कर लूं तो 10.6 लाख करोड़ हो जाता है, जो जीडीपी का लगभग 4.1% जीडीपी का होता है। तो आप देख सकते हैं सरकार इसको कितनी तवज्जो दे रही है, और उसको तवज्जो देने के कारण भी आप जानते हैं कि पूंजी निवेश करने से क्या लाभ होते हैं। सरकार के बजट के इस बारी 4 प्रायोरिटी एरिया है, सिर्फ 4 प्रायोरिटी प्राथमिक क्षेत्र। कौन कौन से? पहला क्षेत्र है पीएम गति शक्ति, प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान, पहला। दूसरा है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी समावेशी वृद्धि और विकास। थर्ड वन है प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटी एंड क्लाइमेट एक्शन, यानी प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करना है। सनराइज अपॉर्चुनिटी मतलब जो नए नए स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, सनराइज हो रहा है ना, जो नए नए स्टार्टअप्स खुल रहे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी जनरेट करना है। दूसरा क्लाइमेट एक्शन से लड़ना है। ठीक। तो तीसरा जो लास्ट वाला है, चौथा, उसको कहा गया कि जो निवेश है उसको फाइनेंस करना, यानी निवेश को बढ़ाना, फाइनेंशियल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये 4 प्रायोरिटी एरिया सरकार इस बार लेके चल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर को जानबूझ के 2 तरीकों में डिवाइड किया गया है। एक है मेजर इनिशिएटिव, यानी जो बड़े इनिशिएटिव है, जो सरकार बड़े इनिशिएटिव ले रही है, और एक है माइनर इनिशिएटिव। ठीक है, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं पर वो माइनर है। क्लासिफिकेशन है सिंपल की, ताकि समझने में आसान हो। अगर मैं मेजर की बात करूं तो पहला मेजर प्लान है पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान। दूसरा है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स बनाए जाएंगे। तीसरा है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, हार्मोनाइज्ड लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टेट, पीएम डिवाइन, वाइब्रेंट विलेजेस और पर्वतमाला प्रोग्राम। अगर मैं माइनर की बात करूं तो रोड सेक्टर है, इसमें एक्सप्रे बनाना है, रोपवे बनाना है, रेलवे है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट है, ग्रीन क्लियरेंसेस है जिसमें परिवेश पोर्टल बनाना है।